नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के बायोलॉजी का टॉप 70 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और साथियों, ये सभी प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस क्लास को आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले एक एक प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल आपके सामने है, तो आप लोग भी आंसर को लगाते चलिएगा और एक एक प्रश्नों को याद करते चलिएगा। यहां पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि जीवों के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का काल कहलाता है। किसी भी जीवों के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का जो काल होता है मेरे भाई, वो उसका जीवन काल कहलाता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जैसे तोता का जीवन काल 140 वर्ष का होता है, मानव का जो है यहाँ पे 60 से 80 वर्ष का होता है, इसी तरह होता है मेरे भाई। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब यहाँ पे बताइएगा। तोता का जीवन काल होता है, तोता का जीवन काल कितना होता है, परीक्षा में कई बार आया है। तो तोता का जीवन काल 140 वर्ष का होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। एक होता है बरगद का पेड़, जिसका कि आपको याद रखना है 200 वर्ष का जीवन काल होता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताइएगा। यहां पे प्रश्न है, हाइड्रा में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। आपके सामने यीस्ट आए या फिर हाइड्रा आए, दोनों में भैया मुकुलन के द्वारा होता है। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है और पूछा जा रहा है कि यीस्ट में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। तो मैंने बताया हाइड्रा आए या फिर यीस्ट आए, दोनों में आप लोग मुकुलन बता के चलिएगा। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहां पे आ चुका है और पूछा जा रहा है कि कवक में अलैंगिक जनन किनके द्वारा होता है। यहां पे आपको कवक में बताना है। जिस प्रकार से आपने हाइड्रा में बताया मुकुलन के द्वारा, यीस्ट में बताया मुकुलन के द्वारा, अमीबा में द्विखंडन के द्वारा, पैरामीशियम में द्विखंडन के द्वारा होता है, इसी तरह कवक में अलैंगिक जनन अगर आपसे पूछेगा तो कोनिडिया के द्वारा होता है। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए 6 नंबर सवाल आपके सामने यहां पे आ चुका है और उससे पहले मेरे भाई एक इंपॉर्टेंट बात आपके लिए ये है, अगर आप हमारे साथ जुड़ के पढ़ना चाहते हो, हमारे द्वारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स पढ़ना चाहते हो, तो मेरे भाई जरूर पढ़िएगा, क्योंकि वो गारंटी वाला नोट्स है। जितना नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे उसी से एग्जाम में प्रश्न आएगा और उसमें भी आपको सभी सब्जेक्ट का नोट्स दिया जाएगा। वो भी 199 रुपए में। आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, 7070 82 16 85 नंबर पे। और मेरे भाई अभी से लेके एग्जाम तक हम आपके साथ रहेंगे। जितना भी स्टडी मटेरियल का जरूरत पड़ेगा सारा कुछ हम आपको प्रोवाइड करेंगे अभी से लेके एग्जाम तक। तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो या फिर इंग्लिश मीडियम से हो। यहां पे प्रश्न देखिए, सूक्ष्म जैविकी के पिता कहे जाते हैं। सूक्ष्म जैविकी के पिता कौन कहे जाते हैं, तो ये कहे जाते हैं एवी ल्यूवेनहॉक। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, जीव विज्ञान का जनक जो है किसे कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक मेरे भाई कहा जाता है किसको, बताइएगा। आप बता रहे हो अरस्तु को। तो 7 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है आपसे, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है कि निम्नलिखित में से ट्यूबर द्वारा जो है कायिक प्रवर्धन होता है किसमें। ट्यूबर के द्वारा कायिक प्रवर्धन किसमें होता है, तो वो होता है भैया आलू में। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ट्यूबर मतलब क्या होता है भैया, कंद के द्वारा। तो हिंदी में कभी कभी पूछ देगा कि कंद के द्वारा किसमें, तो आलू ही आप लोग बता के चलिएगा। जिस प्रकार से अदरक में प्रकंद यानी कि राइजोम के द्वारा होता है, ये भी आप याद रख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का जवाब बता दो। अगला प्रश्न ये है, निम्नलिखित में से किसमें यहाँ पे पुमंगों का निर्माण होता है। पुमंगों का जो निर्माण होता है वो पुंकेसर में होता है। 9 का राइट आंसर ए हो जाएगा। मेरे भाई सभी साथी क्लास को लाइक करते चलिएगा, क्योंकि आज आपको बहुत मजा आने वाला है। टेस्ट लगाने में पूरे 70 क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे इस क्लास में।
आइए देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसमें नर एवं मादा पुष्प एक ही पौधे पर पाए जाते हैं। नर एवं मादा दोनों पुष्प मेरे भाई एक ही पौधे पर पाए जाते हैं, तो उसका नाम आप लोग बताइएगा। भैया खीरा है, तो 10 का राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख के चलो। यहाँ पे सजीव प्रजक प्राणी कौन सा है भैया? सजीव प्रजक, यहाँ पे संजीव नहीं होगा, सजीव प्रजक होता है भैया। जल्दी से बता के चलो, क्या बताओगे आप लोग? यहाँ पे सजीव प्रजक प्राणी के नाम आपको बता के चलना है। फटाफट से लगा दो, क्या बता के चलोगे आप लोग? तो भैया सजीव प्रजक में तो मनुष्य आएगा ना, क्योंकि ये सभी तो अंड प्रजक प्राणी है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ, अगला प्रश्न क्या है? यहाँ पे है किसमें जनक कोशिका दो में विभक्त होकर नए जीवों को जन्म देती है? 12 का बताइएगा, तो वह हो जाएगा मोनेरा और प्रोटिस्टा। मोनेरा और प्रोटिस्टा, ए और बी दोनों विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप यहां पे देख के चल सकते हो कि यहां पे है अनिषेक जनन सामान्यतः मिलता है। अनिषेक जनन मेरे भाई किसमें मिलता है? ये अंगूर में मिलता है। अनिषेक जनन सामान्यतः अंगूर में पाया जाता है मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल देखो, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनता है? तो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से यहाँ पे गुरु बीजाणु बनता है। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ आप लोग। यहाँ पे प्रश्न आ चुका है, पुष्प कृषि को निम्न में से क्या कहते हैं? ये मैंने कई बार बताया है। अगर पूछेगा मछली पालन तो पीसी कल्चर, यहाँ पे मधुमक्खी पालन तो एपी कल्चर, रेशम कीट पालन तो सेरी कल्चर, और अगर आपसे पुष्प कृषि पूछेगा तो फ्लोरिकल्चर। ऑप्शन नंबर ए लगा के चलिएगा, कई बार मैंने आपको बता के चला है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब यहाँ पे बता के चलो। क्या पूछा जा रहा है कि इनमें कौन सा पौधा है जो जलोद्भिद है? जलोद्भिद पौधा का नाम आप बताइएगा, तो वह हो जाएगा सिंघारा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत अच्छे मेरे भाई। आइए आगे देखते हैं प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न ये है, मनुष्यों में शुक्राणुओं की क्षमता कहाँ विकसित होती है? मनुष्यों में शुक्राणुओं की जो क्षमता होती है वह विकसित होती है स्त्री जनन मार्ग में। सही जवाब आपका डी हो जाएगा। 18 नंबर सवाल का जवाब बताओ आप लोग। 18 नंबर सवाल ये पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में किसके द्वारा विकासशील शुक्राणु पोषण प्राप्त करते हैं? किसके द्वारा विकासशील शुक्राणु पोषण प्राप्त करते हैं? तो ये करते हैं सर्टोली कोशिका के द्वारा। 18 का आपका ए करेक्ट हो जाएगा। यहां पे 19 का बताइएगा। 19 नंबर सवाल आ चुका है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस हार्मोन के द्वारा सर्टोली कोशिकाओं का नियंत्रण होता है? सर्टोली कोशिकाओं का नियंत्रण किस हार्मोन के द्वारा होता है? तो एफएसएच के द्वारा, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के द्वारा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? जल्दी जल्दी से लगा दो बच्चा पार्टी। यहां पे पूछा जा रहा है कि मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका गतिशील होती है? बताओ जल्दी से। मनुष्यों में निम्नलिखित में कौन सी कोशिका होती है जो गतिशील होती है? ये तंत्रिका कोशिका होता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ आप लोग। यहां पे प्रश्न है, अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाणु किस कोशिका समूह से घिरा होता है? अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाणु जो है किस कोशिका समूह से घिरा होता है? तो वह उसका नाम होता है कोरोना रेडिएटा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आज देखते हैं आप लोग कितना सही कर पाते हो इस 70 ऑब्जेक्टिव में। यहां पे प्रश्न है, शुक्राणु का संचलन किनके द्वारा होता है? शुक्राणु का जो संचलन होता है वो पूंछ के द्वारा होता है। सही जवाब आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहां पे प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन यौन संचारित रोग है? यानी कि एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज पूछा गया है, जिसमें कि सिफिलिस हो जाएगा, गोनोरिया हो जाएगा, क्लेमाइडिया हो जाएगा। ये सभी के सभी क्या है भैया? यौन संचारित रोग है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन तनाव या स्ट्रेस हार्मोन है? तनाव या स्ट्रेस हार्मोन बताइएगा। वो होगा एब्सिसिक एसिड। क्या भैया? एब्सिसिक एसिड। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। समझ गए बात? आइए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न क्या है, देखो अगला प्रश्न ये है, शुक्राणु तथा अंडाणु का संयोजन क्या कहलाता है? शुक्राणु तथा अंडाणु का जो संयोजन है, मिलना है, वो क्या कहलाता है? तो आप बताइएगा, निषेचन कहलाता है भैया। 25 का ए हम लोग लगा के चल रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, यहां पे एकदम अच्छे से लगाते चलना। वृषण कोष स्थित रहता है, वृषण कोष जो रहता है वो कहां पर रहता है? उदर गुहा के बाहर होता है। 26 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल आपके सामने है, शुक्राणु के मध्य भाग में क्या रहता है? तो शुक्राणु के मध्य भाग में जो रहता है उसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या नाम है? माइटोकॉन्ड्रिया। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा, निम्नलिखित में कौन है जो एक पुरुष में पाया जाता है? निम्नलिखित में कोई एक है जो पुरुष में पाया जाता है, तो उसका नाम आप लोग कॉपर ग्रंथि बता के चलते हो। क्या बताओगे? कॉपर ग्रंथि बता के चलते हो। मेरे भाई लाइक करने के लिए भूल रहे हो क्या आप लोग? बताओ तो एक बार। क्लास को लाइक करने के लिए भूल जाते हो, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे साथी अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि नीचे सब्सक्राइब भी करना है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने, एक परिपक्व पूटक से अंडाणु के मोचित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? 29 का बताइएगा। वो यहां पे अंडोत्सर्ग कहलाता है। सही जवाब आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बताओ, यहां पे यौन संचारित रोग निम्नलिखित में कौन है? यौन संचारित रोग है वो यहां पे एड्स हो जाएगा, हर्पीस हो जाएगा, यूरेथ्राइटिस हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। एक एक भैया चुनिंदा प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है, इसे तो आप भूल के भी मिस नहीं करना है। देखो यहां पे प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि भारत में परिवार नियोजन का कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? भारत में परिवार नियोजन का कार्यक्रम मेरे भाई ये प्रारंभ हुआ 1951 ईस्वी में। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आप हमें बताइएगा, भारत में प्रथम जनगणना कब हुआ था? ये आप लोग बताओगे। भारत में भैया प्रथम जनगणना जो हुआ था वो कब हुआ था? आप ये कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न का जवाब बताओ। यहां पे प्रश्न क्या है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? बताओ जल्दी से। 2001 की जनसंख्या के यहां पे जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? लगभग भैया 2% है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। एक बात और याद रखिएगा, विश्व जनसंख्या दिवस हम लोग 11 जुलाई को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 11 जुलाई को मनाते हैं। आइए हम लोग आगे देखते हैं प्रश्न को। अगला प्रश्न ये है, निम्नलिखित में कौन गुणसूत्रों की मूल संख्या को दर्शाता है? गुणसूत्रों की मूल संख्या को n के द्वारा दर्शाया जाता है। गुणसूत्रों की मूल संख्या को मेरे भाई n के द्वारा दर्शाया जाता है। बताइए अगला नंबर सवाल क्या है, निम्नलिखित में से यहां पे मनुष्यों की त्वचा का रंग जो है कैसे निर्धारित होता है? मनुष्यों की त्वचा का जो रंग निर्धारित होता है ना, वो होता है एकाधिक जीन के द्वारा, मल्टीपल जीन के द्वारा। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा, मनुष्यों में सहलग्न समूहों की संख्या क्या है? मनुष्यों में सहलग्न समूहों की संख्या क्या है? 23 है। ऑप्शन नंबर बी यहां पे डी करेक्ट हो जाएगा। अगला बताओ यहां पे अगला प्रश्न क्या है। देखो प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसने म्यूटोन, सिस्ट्रोन एवं रेकोन पद प्रतिपादित किया था? ये तीनों पद प्रतिपादित किसने किया था? तो ये किया था एस बेंजर ने। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे भाई। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लिंग सहलग्न गुण है? लिंग सहलग्न गुण यहां पे वर्णांधता बता के चलिएगा। लिंग सहलग्न गुण यहां पे वर्णांधता करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहां पे वंशागति का क्रोमोजोम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? वंशागति का क्रोमोजोम सिद्धांत मेरे भाई किसने प्रतिपादित किया? तो ये किया था सटन एवं बोवेरी ने। करेक्ट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बताओ। यहां पे अगला प्रश्न है, निम्न में कौन घुलनशील आरएनए है? निम्नलिखित में कौन है जो सॉल्युबल आरएनए है? भैया टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए जो होता है ये घुलनशील आरएनए है। इसकी संरचना जो होती है वो त्रिपर्णी जैसी होती है। ये बात याद रखिएगा मेरे भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताइएगा, निम्न में कौन है जो आरंभिक कोडोन है? यहां पे बताइएगा आरंभिक कोडोन पूछा गया कौन सा है? बताओ जल्दी से। तो ये यहां पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया AUG होता है। और उसके बाद कौन सा भैया? और अगर पूछेगा यहां पे देखो निम्नलिखित में कौन आरंभिक कोडोन है, तो आप लोग क्या बता रहे हो? AUG बता के चल रहे हो। समापन कोडोन बताएगा तब क्या बताओगे? बताओ तो जल्दी से।
समापन कोडोन बता के चलिएगा। चलो हम आगे बढ़ते हैं, समापन कोडोन का यहाँ पे लगा के चलिएगा। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने, यहाँ पे मार्गन एवं कैसल ने कब क्रॉसिंग ओवर शब्द दिया है? क्रॉसिंग ओवर शब्द मार्गन एवं कैसल ने कब दिया था, ये बात आपको बताना है। तो 1912 में दिया है। आइए हम लोग आगे प्रश्न को देखते हैं कि उत्परिवर्तन शब्द का निर्माण किसने दिया था? भैया बताओ तो जरा सा, उत्परिवर्तन शब्द का निर्माण भैया किसने किया, बताओ जल्दी से। तो ये किया था ह्यूगो डी व्रीज ने। किसने किया था? ह्यूगो डी व्रीज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, उत्परिवर्तन किसमें हो सकता है मेरे भाई? उत्परिवर्तन हो सकता है किसमें हो सकता है? तो ये हो सकता है कायिक कोशिका में और जनन कोशिका में। ए और बी दोनों में हो सकता है। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा। अगला प्रश्न क्या है, मेंडल के प्रयोग में विकसित लक्षणों की जोड़ी को क्या कहते हैं? मेंडल के प्रयोग में विकसित लक्षणों की जोड़ी को मेरे भाई क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग एलील कहते हैं। क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, क्रॉसिंग ओवर जो है ये क्रिया कब संपन्न होती है? क्रॉसिंग ओवर की क्रिया जो है ये पैकेटीन अवस्था में संपन्न होती है मेरे भाई। 45 का ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइएगा। यहाँ पे प्रश्न क्या है, युग्मन एवं विकर्षण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? युग्मन एवं विकर्षण के सिद्धांत को प्रतिपादित किया बेटसन एवं पनेट ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताइएगा। क्या पूछा जा रहा है, मेंडल ने कार्य किया, मेंडल ने किस मटर पर कार्य किया था? तो उद्यान मटर पर। सही जवाब आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताइए। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है, जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण किन के स्तर पर होता है? तो जीन अभिव्यक्ति का जो नियंत्रण होता है मेरे भाई वो प्रतिलेखन और अनुवादन दोनों के स्तर पर होता है। करेक्ट आंसर आपका सी होगा। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन होता है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे अगला प्रश्न है, ओपेरोन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? ओपेरोन मॉडल जो कि जैकब एंड मोनोड ने दिया था, ये प्रदर्शित करता है जीन का रेगुलेशन। क्या करता है? जीन का रेगुलेशन प्रदर्शित करता है। तो 49 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा। अगला प्रश्न क्या है, देखो यहाँ पे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जो पृथ्वी के प्रारंभिक काल में नहीं थी? बताओ जल्दी से, कौन सी गैस थी जो पृथ्वी के प्रारंभिक काल में नहीं थी? तो उस गैस का नाम था ऑक्सीजन। 50 नंबर सवाल का जवाब ए हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लास को बस लाइक तो करते चलो। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, यहां पे है कि निम्नलिखित में से कौन समवृत्ति अंगों के उदाहरण है? समवृत्ति मतलब क्या है? समान कार्य होगा। वृत्ति मतलब आप कह सकते हो ना कार्य। तो बताओ समान कार्य वाला, देखो पक्षी एवं तितली के पंख इसका समान कार्य है। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो क्या भैया इसका काम उड़ना है, समान कार्य है, तो ये समवृत्ति अंगों के उदाहरण हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है ना मेरे भाई, क्योंकि आपने पढ़ा होगा जीवों के शरीर का ऐसा अंग जो उत्पत्ति एवं संरचना में क्या भिन्न और कार्य समान हो। तो ये यहाँ पे समवृत्ति अंग या फिर समजात अंग कह सकते हो। असमजात अंग कहोगे क्योंकि समवृत्ति यानी कि असमजात, क्योंकि जाति समान ना हो लेकिन उसका काम सामान्य होगा। यहाँ पे देखो प्रश्न है, जावा कपी मानव की कपाल क्षमता कितनी थी? जावा कपी मानव की कपाल क्षमता 900 सीसी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 53 नंबर सवाल है आपके सामने और बताना है यहाँ पे, आधुनिक मानव का नवीनतम एवं सीधा प्रागैतिहासिक पूर्वज कौन सा है? तो क्रो-मैग्नोन। राइट आंसर ए हो जाएगा। 54 का बताइएगा। यहाँ पे 54 क्या कह रहा है कि फिलोसफिक जूलॉजिक पुस्तक किसने लिखी है? फिलोसफिक जूलॉजिक पुस्तक मेरे भाई किसने लिखी है बताइएगा जल्दी से। तो यह लिखा है लेमार्क ने। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का जवाब बताओ। यहाँ पे प्रश्न क्या है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक मेरे भाई चार्ल्स डार्विन ने लिखी है। 55 का ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये सभी साथी को पता होगा कि आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम है होमो सैपियंस। क्या है? होमो सैपियंस है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा। प्रश्न है कि अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल के सेवन से कौन सा अंग यहाँ पे सर्वाधिक यानी कि सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो वो फेफड़ा होता है।
करेक्ट आंसर यहाँ फेफड़ा भैया यकृत होगा भाई, यकृत हो जाएगा ना, यकृत। 57 का क्या यकृत होता है ना, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि फेफड़ा तो भैया ट्यूबरकुलोसिस में सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, टीबी जिसे बोलते हो आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। HIV निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है? HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है जो कि टी हेल्पर सेल पर यह आक्रमण करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन है जो असंक्रामक रोग है, यानी कि एक दूसरे में फैलने वाला रोग ना हो, जैसे किसी को है और उसके संपर्क में आया तो उसको भी हो जाए, ये नहीं है पूछा गया है, तो वे रोग कैंसर है जो कि एक दूसरे में नहीं फैलता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे अफीम किससे प्राप्त होती है? अफीम मेरे भाई बताओ जल्दी से, अफीम किससे प्राप्त होती है? तो पेपावर सैमनीफेरम से, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब यहां पे बताना है, कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? इतना आसान सवाल है भैया, बताओ जल्दी से किसके कारण होता है? माइकोबैक्टीरियम के कारण होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहां पे है कि पूछा जा रहा है कि मलेरिया किसके द्वारा होता है? बताओ जल्दी से, मलेरिया होता है किसके द्वारा? तो मलेरिया होता है भैया प्लाज्मोडियम के द्वारा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है देखो आपके सामने, निम्नांकित में से कौन सा वायरस जनित रोग है? भाई वायरस जनित रोग की एक जोड़ी है, वायरस जनित रोग की एक जोड़ी पूछा गया आपसे, बताओ। वायरस जनित रोग यहाँ पे खसरा और रेबीज दोनों है, तो आप कहोगे भैया ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, ऐसे एड्स भी आएगा तो ये भी विषाणु जनित रोग है, आपको ये पता होगा ना मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताना। अगला प्रश्न का जवाब यहाँ पे बता के चलिएगा। अगला प्रश्न मेरे प्यारे भाई बता दो, यहाँ पे प्रश्न देखो कि निम्नलिखित में कौन समुद्री मछली है? समुद्री मछली बताओ भाई, समुद्री मछली कौन है? समुद्री मछली भैया वो हिल्सा हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा। निम्नलिखित में किसका संबंध है जो पीली क्रांति से है? पीली क्रांति वो यहाँ पे तिलहन उत्पादन हो जाएगा, क्योंकि अंडा वाला क्या होता है बताओ तो? अंडा वाला को हम रजत क्रांति कहते हैं। कौन सा क्रांति? रजत क्रांति बता के चलते हैं। इसी तरह दूध को मैं यहाँ पे बता दूं श्वेत क्रांति कहते हैं। दूध को क्या भैया? श्वेत क्रांति। इसी तरह मछली को क्या कहते हैं बताओ तो? नीली क्रांति कहते हैं ना भैया, नीली क्रांति। तो ये आप लोग याद रखिएगा, मछली को कहा जाता है नीली क्रांति। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने, पूसा शुभ्रा एक किस्म है। पूसा शुभ्रा किसका एक किस्म है? बताओ जल्दी से। पूसा शुभ्रा यहाँ पे फूलगोभी का एक किस्म है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला बताओ, यहाँ पे प्रश्न क्या है, भूमि की उर्वरा शक्ति को परिपोषित करने वाला जीव समूह कौन सा हो जाएगा? जैविक खाद्य होगा क्या? बताओ तो जरा। जैविक खाद्य होगा, बिल्कुल। जैविक खाद्य का मुख्य स्रोत जो होता है वो क्या होता है? जीवाणु होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का जवाब बताओ आप लोग। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सही है? तो गेहूं की किस्म ताइचुंग है, बिल्कुल करेक्ट है। भेड़ की किस्म हिसरडेल है, बिल्कुल करेक्ट है। और भैंस की प्रजाति महसाना और सुरती है, ये भी करेक्ट है। तो इनमें से सभी क्या है? ये बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने वाला कौन सा एंजाइम है? ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम बता के चलिएगा। ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम है जाइमेज, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आज के क्लास का यहाँ पे लास्ट सवाल आ चुका है, बता दो जल्दी से। पूछा जा रहा है कि SO2 प्रदूषण को प्रदूषण नष्ट करता है किसको भैया? लाइकिन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 70 का। तो चलिए मेरे प्यारे भाई बताएंगे एक बार 70 में आपका स्कोर क्या रहा, ये कमेंट करके बताइएगा। और आज का क्लास आपको कैसा लगा मेरे भाई, ये भी कमेंट जरूर करिएगा। सभी साथी के कमेंट का इंतजार रहेगा। क्लास को लाइक कर लीजिएगा और प्लीज साथी अगर आप क्लास करना चाहते हो, हमारे द्वारा ये PDF नोट्स परचेज करना चाहते हो तो उसे जरूर पढ़िएगा। चाहे आप कोचिंग पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, लेकिन ये 199 वाला नोट्स जरूर पढ़ना भैया। गारंटी लेते हैं एग्जाम में एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा। अभी से लेके एग्जाम तक हम आपके साथ रहेंगे। सारा इंपॉर्टेंट नोट्स आपको व्हाट्सएप पे भेजा जाएगा। इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो 7070821685 नंबर पे यहाँ पे। और अभी से लेके आपका नंबर हम सेव करेंगे व्हाट्सएप पे हम खुद, और एग्जाम तक हम आपके साथ रहेंगे। तो आप इस नंबर पे जरूर कांटेक्ट करिएगा मेरे भाई। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।